देखिए, मेरा ये 6वां कार्यकाल है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। आज़ादी के बाद जो प्रमुख अच्छे काम हुए हैं, टॉप 10, तो मैं उसमें से एक आयुष्मान कार्ड को भी दूंगा, किसान सम्मान निधि को भी दूंगा, 5 किलो गेहूं चावल फ्री को दूंगा, प्रधानमंत्री शहरी आवास को दूंगा, गैस के सिलेंडर को दूंगा, और ख़ासतौर से ये जो विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन है, ये मैं टॉप 10 में, क्योंकि कोठियों से मुल्क के मापदंड को मत आंकना कभी। ये देश ग्रेटर कैलाश या लुटियन जोन नहीं है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क ले रहे हैं और साथ में ऑब्लाइज भी महसूस कर रहे हैं। 2.5 लाख का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास लेकर के खुश हो रहे हैं, 3.5 लाख का शहरी आवास, गैस का सिलेंडर, और जो 1,000 रुपये विधवा पेंशन अथवा विकलांग पेंशन अथवा वृद्धावस्था दिव्यांग पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन जब आती है तो घर के लोग वेट करते हैं। तो वृद्ध लोगों की इज्जत भी मोदी जी ने करा दी है। बहू पैर दबाना शुरू कर देती है क्योंकि अम्मा के खाते में 1,000 रुपये आने वाले हैं। तो क्या हुआ, जो ये 80 करोड़ हैं अथवा 20,000 का शौचालय, मात्र शब्द और लगा दूं, मात्र 20,000 के शौचालय के लिए हम लोगों के घरों पर सिफारिश के लिए आते हैं, उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो मेदांता में या अपोलो में या स्कॉट में इलाज करा पाएंगे? इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो जन आरोग्य योजना है आयुष्मान, ये मैं बहुत बड़ा काम मानता हूँ। इसमें 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार, प्रति साल 5 लाख रुपए का इलाज हुआ करेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यद्यप हम सबको मरना है, लेकिन अब मोदी जी के आयुष्मान कार्ड धारक इलाज के अभाव में नहीं मरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं इसको यूँ भी डिस्क्राइब करूँगा कि जिस देश में मनरेगा के करोड़ों मजदूर हों, 100 दिन उनको जॉब मिलता है, 250 रुपये उनको मिलते हैं, यदि वो बीमार हो गए तो 5 दिन का वायरल है। मेडिकल साइंस कहती है कि 5 दिन का आपको एंटीबायोटिक, अगर आप बीमार होंगे तो हम ऑगमेंटन खाएंगे, एलेग्रा या सिट्रजिन उसके साथ लेंगे। ये 45 रुपये की गोली क्या वो मजदूर ले सकते हैं? और उनकी संख्या कम नहीं है, वो 80 करोड़ हैं। तो 5 दिन का कोर्स 450 रुपये का। तो वो डॉक्टर से कहता है कि भैया अपना कोर्स अपने पास रखो, मेरे पास तो 40 रुपये हैं, इतने में जितनी दवाइयाँ आती हों उतनी दे दो। तो वो फिर कुछ नीली पीली गोलियाँ बिना रेपर के कागज़ में पुड़िया लपेट के दिया करता था। आज उनका अच्छे अस्पतालों में प्रधानमंत्री जी की वजह से। तो इसलिए मुंह खाए तो आंखें झुकना चाहिए। अब क्या होता है, जात चलती है, गोत्र चलता है, धर्म चलता है राजनीति में, वरना आयुष्मान से इलाज करा के, किडनी ट्रांसप्लांट करा के या बाईपास करा के कोई लौटता है तो उसको माननीय प्रधानमंत्री जी को आयुष्मान भव जरूर कहना चाहिए, यदि वो खानदानी व्यक्ति है तो। क्योंकि हमें 2 बातें कभी नहीं भूलना चाहिए, एक अपमान नहीं भूलना चाहिए और एक अपने ऊपर किया गया एहसान नहीं भूलना चाहिए। मैं थोड़ा इसको डिटेल में बता दूं कि जो लोग दूसरे दल के हैं, कई बार वो कहते हैं कि आप अपनी जेब से दे रहे हो, तो ये योजनाएं मैंडेटरी नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी हैं। अगर ये मैंडेटरी थी मकान देना, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर 12-13 प्रधानमंत्रियों ने क्यों नहीं दिया? शौचालय आवश्यक था तो सड़क पर शौच करती हुई महिला को सबने देखा, तो क्यों नहीं उन्होंने बनाया? चूल्हे पर कंडे से, लकड़ी से, कोयले से रोटी बनाते हुए सबको देखा, तो सिलेंडर क्यों नहीं दिया था? इलाज के अभाव में एड़ी रगड़ के मरते हुए सब प्रधानमंत्रियों ने देखा था, तो आयुष्मान या जो भी नाम रखते आपने ये योजना क्यों नहीं लगाई? किसान की फसल अतिवृष्टि या अनावृष्टि से या आग से या ओले से या पाले से या कोहरे से या पाला से या बारिश से जब नष्ट हो जाती थी, किसने नहीं देखा? टीवी दिखाता है। तो फिर किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दी थी उनको? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये आयुष्मान है। इंसान बड़े भाग्य मानव तन पाया, बहुत भाग्य जिसने इंसान, ऊपर से उसकी लाइफ बचाना बहुत बड़ी बात है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। और 4.54 करोड़ लोग जब से योजना आई है अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं और 1.59 लाख के से अधिक स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र इस योजना के तहत बने हुए हैं। 9304 से अधिक जन औषधि केंद्र, ये सब प्रधानमंत्री हेल्थ केयर में आ रहा है। तो जन औषधि केंद्र का मतलब है जेनरिक दवाइयाँ। मैंने खुद प्रयोग करता हूँ, मैं तो एक व्यवहारिक राजनीतिक हूँ। एक दवाई मुझे 115 रुपये की मिली, जो जन औषधि केंद्र पर केवल 16 रुपये की थी। तो इसमें 30% से लेके और 85-90% तक बचत है। थोड़ा इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन क्या है, डॉक्टर लोग जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो वही मेडिसिन लिखते हैं जो उनके बाहर के मेडिकल स्टोर में मिलती है।
हो सकता है उनका कुछ निजी स्वार्थ होते हों, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सॉल्ट लिखिएगा ना, आपको सॉल्ट लिखना चाहिए। अभी वो हमारी जो निरक्षर जनता है वो स्पेलिंग एक गलत हो जाए तो कहते हैं कि ये नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब ने जो दवाई बताई वही चाहिए, जबकि उनको सॉल्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो जब अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी तो वो लोग सॉल्ट देखते हैं। तो ये जन औषधि केंद्र एक बहुत बड़ा मिशन इंद्रधनुष में 5.65 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों को टीकों की सुरक्षा मिली है। आप ये देखो कि बचपन में जब हम लोग, मम्मी माँ पूछती थी आपके कितने, ये हम पूछते हैं अपनी उम्र के कितने भाई बहनों, वैसे तो 4 भाई बहन हैं लेकिन 2 मर गए थे, क्योंकि उन दोनों पोलियो से, चेचक से, मलेरिया से, डिप्थीरिया से, और ये क्या आती थी, प्लेग से जच्चा बच्चा में से बड़ी जीवन को खतरा होता था, या तो बच्चे को खतरा होता था या जच्चा को खतरा होता। तो ये एक इंद्रधनुष योजना में जो वैक्सीनेशन हुआ है, इससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, और एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, और स्वस्थ बच्चे में स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो रहा है। 15 नए एम्स मोदी जी के इस 9 साल के हैं, तो मैं इसको कहता हूँ 66 बनाम 9 ईयर्स, क्योंकि अब 75 साल हुए हैं। 66 साल में उतने एम्स नहीं खुले जितने 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल में हुए। 3 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अमृत जो फार्मेसियों से सस्ती दवाएं, 3 करोड़ से अधिक नागरिकों ने ये लिए हैं। तो इन्होंने, अब वो एक सांख्यिकी विषय है कि कितना पैसा उनका बचा, लेकिन बचा, जैसे मैंने कहा 85% तक उसमें हमें फ़ायदा होता है। 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन डोज दिए गए हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपको याद होगा मोदी जी के एक दिन जन्म दिवस पर एक साथ 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हुआ था। मैंने खुद जब भी वैक्सीन आई है तो मैं पहली वैक्सीन लगाता हूँ कि वी आर द रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी। इस शताब्दी का अगर सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ तो पैंडेमिक पीरियड में मोदी जी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने 8 महीने के अंदर वैक्सीन बनाई, जिसको WHO ने माना और विश्व ने सराहा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम हिंदू मैथोलॉजी में विश्वास करते हैं, लोग कहते हैं समुद्र मंथन में अमृत निकला था, भैया निकला होगा, लेकिन ये अमृत मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और वैक्सीन का इतिहास 8 साल से 12 साल के शोध के बाद बनती है। 8 महीने में बनाया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने पीठ पे हाथ रखा, नॉलेज एक्सचेंज हुई। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है शताब्दी की। और सबसे घटिया बयान किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने दिया है तो वो अखिलेश यादव जी का है, जिन्होंने कहा था ये भाजपाई वैक्सीन है। तो उनके समर्थकों, क्योंकि नेतृत्व की नकल होती है, वो जैसा कुर्ता पजामा पहनते हैं उनके सपोर्टर पहनते हैं, वो काली जैकेट पहनते हैं सपोर्टर पहनते हैं। मोदी जी जैकेट पहनते हैं तो मोदी जैकेट पॉपुलर हो गई, वो आधा कुर्ता पहनते थे तो आधा पॉपुलर हो गया। हुआ या नहीं हुआ? धोनी ने बाल लंबे रखे तो लड़कों ने रखे, धोनी ने कटवाए तो लड़कों ने कटवाए। तो अखिलेश यादव को ये बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उनके समर्थक प्रशंसकों ने वैक्सीन ना लगा करके इस मिशन को काफ़ी पीछे छोड़ने का काम किया है। तो इसी प्रकार से 37 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल हेल्थ ID बनाए गए। तो अब डिजिटाइजेशन जो हो रहा है वो हर क्षेत्र में हो रहा है। PM केयर्स में के माध्यम से भारत में 50,000 वेंटिलेटर प्रदान किए गए, जहाँ वेंटिलेटर बड़ी नायाब चीज़ हुआ करती थी। तो प्रधानमंत्री केयर ने, जो अक्सर दूसरे प्रधानमंत्री दूसरे कामों में पैसा देते थे, तो इसमें दे करके हमें खुशी हुई है कि हमारी सांसद निधि अगर गई है तो हम सड़क, स्कूल, बिजली, पानी करते तो उसकी उम्र 2-4 साल होती, लेकिन हमारी सांसद निधि जो प्रधानमंत्री जी को दी गई है और उससे वेंटिलेटर आए हैं, उससे ऑक्सीजन के प्लांट आए हैं। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो पता नहीं कब वेरिएंट क्या हो जाए, कब ये प्राकृतिक देवी आपदा कब आ जाए। तो उसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में, स्वास्थ्य विभाग के हमारे बड़े मंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में देश तैयार है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हम जो है शून्य PPE किट बनाते थे, तो प्रतिदिन 20 लाख किट प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया प्राइवेट वेंडर्स को, कहा कि भाई इस क्षेत्र में भी आओ। केंद्र सरकार द्वारा 1500 से अधिक PSA संयंत्र स्वीकृत हुए हैं। तो ये भविष्य की तैयारी है। और 50 करोड़ टेली परामर्श, जो HWC के माध्यम से 15 करोड़ लोगों ने टेली परामर्श लेने का भी काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो कागज़ में लिपटी हुई पुड़िया की खुली हुई गोलियाँ लोग नहीं खाएंगे, और जो पैसे वाले हैं वो अपना कहीं भी इलाज कराएं। वो तो अपनी सर्दी जुकाम बुखार भी बड़े अस्पतालों में ही कराते हैं, लेकिन
लोक कल्याणकारी योजनाएं जो मोदी जी ने दी हैं स्वास्थ्य के मामले में, इतनी किसी ने दी। हाँ, मैं मेडिकल कॉलेज का जिक्र करना भूल गया कि 66 साल में जितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं उतने 9 साल में खुले हैं, और अब तो टारगेट है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। तो आप देख रहे होंगे कि जो बड़े ज़िलों से छोटा ज़िला बना है, फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ से हाथरस बना है तो भी हाथरस में मेडिकल कॉलेज नहीं है, एटा से कासगंज बना है तो कासगंज में नहीं है। लेकिन आप हमारी कमिश्नरी में देखो कि आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज है, तो फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज सरकारी बना है, तो एटा में मेडिकल कॉलेज सरकारी है, तो मैनपुरी में मेडिकल कॉलेज सरकारी है। तो आप ये देख रहे हैं कि और सरकार की पॉलिसी, अगर प्राइवेट कहीं बन चुका होगा तो सरकारी नहीं बनाएंगे, और सरकारी कहीं है तो प्राइवेट को मान्यता नहीं देंगे। पीएससी का उच्चीकृत करके सीएससी बना दी है, फिर उसको लेवल 1 लेवल 2 बनाया। तो हर प्रकार से आज मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट इतने बने हैं कि यदि कोई राष्ट्रीय विपत्ति या आकस्मिक या कुछ आता है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। हमारे पुरखों ने बहुत पहले कहा था, ये हमारे बाबा महात्माओं ने, शंकराचार्यों ने, वेदों में, उपनिषद में, ऋचाओं में, रामायण महाभारत गीता भागवत में तमाम अच्छी बातें कही गई हैं। उसमें वसुधैव कुटुंबक कहा गया, उसमें अतिथि देवो भव कहा गया, उसमें सर्वे भवन्तु सुखना है। पप्पू भवन्तु सुखना नहीं कहा भारत ने कभी कि पप्पू भवन्तु सुखना, पत्नी भवन्तु सुखना, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे रोग निरामया। लेकिन उसको ज़मीन पर मोदी जी ने उतारने का काम किया है। जैसे ये जो है वसुधैव कुटुंबक की ही अंग्रेजी है कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। क्या हमारे क्रियाकलापों से विश्व को खतरा नहीं होगा? अगर हम बहुत पोल्यूशन करते हैं, हमारी वजह से जलवायु परिवर्तन आ रहा है, ओजोन लेयर को खतरा हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो विश्व का कोई देश करेगा तो हमें भी खतरा होगा। तो जैसे आज मोदी जी ने कहा है कि यदि भारत विकास कर रहा है तो विश्व विकास कर रहा है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। भारत में अगर लोकतंत्र मजबूत हो रहा है तो डेमोक्रेसी की नकल होगी। अमेरिका कहता है कि वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। मैं निजी तौर से कहता हूँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और पता नहीं क्यों लोग क्यों नहीं कहते हैं। हम ही ओल्डेस्ट हैं। मैं सिद्ध करूँगा कि द्वापर को गए हुए 5200 साल हो गए, और त्रेता को तो लाखों साल पहले। मोनार्की थी, राजतंत्र था राम का, लेकिन धोबी समाज का अंतिम शेड्यूल कास्ट व्यक्ति माँ भगवती जैसी पत्नी सीता के प्रति प्रतिकूल टिप्पणी करता है, और राजा उसको गंभीरता से लेते हैं और सीता जी को वनवास करते हैं। तो मोनार्की में डेमोक्रेसी थी। तो वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। 600-700 साल का इतिहास है अमेरिका का। दूसरी बात यह है कि क्या था सवाल? और हाँ, तो अब ये आप देखिए, बहुत साल पहले एक बार कॉमनवेल्थ नेशंस में नॉन अलाइनमेंट का हम लोगों को बने थे। उसका प्रभाव मेरे पे ये पड़ा है कि जब भारत में हुए, सदारत भारत को मिली। मुझे याद है, मैंने आज कोई तैयारी नहीं की, भारत में आए थे तो मेरे को नाम याद है, केनेथ कोंडा आए थे, रॉबर्ट मुगाबे आए थे, जूलियस नेरे आए थे, यासर अराफात साहब आए थे फ़लस्तीन मुक्ति संगठन के। तो ये सब आए थे, तो कुछ समझौते हुए थे, कुछ आदान प्रदान हुआ, वो कुछ MOU हुए होंगे। आज हमारे तमाम शहरों में, हर राज्य में लगभग G20 की एक समिट हो रही है। आगरा हो चुकी है, तो उसका एक और प्रभाव पड़ा कि अब आप G20 से पहले आगरा जाएं, G20 के बाद आगरा जाएं। अभी तो एक होने जा रही है, आपको बदला हुआ आगरा नज़र आएगा, क्योंकि हमने एयरपोर्ट से लेके और उनके होटल तक, रेलवे स्टेशन से वहाँ होटल तक, मैंने खुद एक दिन 17 किलोमीटर वो चलाई, वो कौन सी गोल्फ कार्ट, और अपने DM को, अपने SP को, अपने VC ADA को, अपने नगर निगम के कमिश्नर को लेके। तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस के बीच में जब तक ये रिश्ते नहीं बनेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो मैंने 50 जगह एक अपने अनुभव के आधार पर कहा, भाई यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ऐसा हो जाए, इसे छोटा कर दो, इसे बड़ा कर दो। तो सुझाव थोपे नहीं थे, उस सुझाव में दाम। तो आज आगरा जो है ग्रीन आगरा हो गया, क्लीन आगरा हो गया। ऐसे ही 75 अन्य शहरों में भी G20 का प्रभाव पड़ेगा। मेरे को सबसे अच्छा लगा जब G20 की मीटिंग 2-3 दिन पहले श्रीनगर हुई, जहाँ पर हमें भारत का झंडा फहराने में दिक्कत आती थी लाल चौक पर। वहाँ हमने दुनिया के 20 देशों के बड़े मंत्रियों के साथ वहाँ बैठक करी है, और पत्ता तक नहीं हिला वहाँ पर। तो क्या उससे पर्यटन का बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या वहाँ से वातावरण नहीं बना? क्या टूरिज्म को वहाँ से बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या उन लोगों ने सोशल मीडिया में अपने देश को नहीं किया होगा? क्या उनके फॉलोअर्स सब नहीं कहेंगे कि डल लेक हमें भी देखना है, पहलगांव हमें भी देखना है, गुलमर्ग हमें भी देखना है, सोनबर्ग हमें भी देखना है, डल लेक इतनी सुंदर है।
तो ये जब वो लोग सोशल मीडिया में, क्योंकि आजकल वसुधैव कुटुंबक एक मामले में और एक हो गया है। वैसे तो जब से वैश्वीकरण हुआ है, उदारीकरण हुआ है, निजीकरण हुआ है, दुनिया एक हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया ने भी एक कर दिया है। तो जब ये पोस्टें वो लोग देखेंगे तो क्यूरियोसिटी होगी, चलो हम देखते, पर जाके वहाँ किससे सुनाएंगे वो यहाँ का लोक भाषा का, लोक भोजन का, लोक भूषा का। तो यहाँ गुजरात गए तो गरबा उन्होंने देखा, तमिलनाडु गए तो उन्होंने भरतनाट्यम देखा, बनारस आए तो उन्होंने कथक देखा, असम गए तो उन्होंने बिहू देखा, तो कुचिपुड़ी कर्नाटक में देखा, तो ओडिसी उड़ीसा में देखा, तो वो कलरफुल ड्रेस देखी उन्होंने, फिर हमारा आतिथ्य देखा। फिर मोदी जी के नेतृत्व में ये भी हुआ है कि वो भले 5 स्टार होटल में रुके हैं, लेकिन हम जो उनको गिफ्ट देंगे वो ODOP की देंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल वो आगरा आए तो हम लोगों ने उनको स्टोन वर्क और लेदर वर्क उनको प्रेजेंट किया। दूसरा, मोदी जी ने कहा कि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है, तो उनको खाना हमने अपना बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, रागी है, कोदो है, ककुनी है, ये भी परोसा। तो कुछ ना कुछ तो आदमी बाहर जाता है तो चेंज करके खाता है, तो उससे एक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और दूसरा कैलोरी भी कम रहेंगी। तीसरा, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर को बढ़ा भी मिलेगा। दूसरा, जिसको मोटा अनाज कह के थोड़ी बेइज्जती की जाती है, उसको मोदी जी ने श्री अन्न कहा है, तो उसको और भी जो है सम्मान मिलने का काम किया गया है, और उससे शुगर बहुत में फ़ायदा हो रहा है लोगों को। दूसरा, श्री अन्न पैदा होने से स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। दूसरा, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे कि ऑर्गेनिक जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, श्री अन्न, इसका बहुत रिवाज है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए आज गर्व की पराकाष्ठा है, गर्वोक्ति हम अनुभव कर रहे हैं। पार्लियामेंट अद्भुत है, आश्चर्यजनक किंतु सत्य है कि 28 महीने में भी बन सकती है। दूसरा, भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म का समावेश है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को उधर महिमा मंडित किया गया है राज्यसभा में, कमल के फूल को, क्योंकि कमल ही हमारे जो पुरातन हमारा पुष्प है। इसके अलावा फेडरल सिस्टम को ध्यान में रखा गया है। राजस्थान का मार्बल लगा है, तो वहाँ पर महाराष्ट्र की सागौन टीक लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो जितनी भी कालीन है, क्योंकि कारपेट एरिया बहुत ज़्यादा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भदोही और मिर्ज़ापुर की कालीन है। तो बुनकर लोग तो हर जात धर्म के होते हैं, उनको आर्थिक स्थिति में उनके सुधार आया होगा। और सबसे बड़ी हाईटेक है। तो मैं मोदी जी को एक तो कम समय में बनाने के लिए बधाई दूंगा, दूसरा डेमोक्रेसी का मंदिर उन्होंने बनाया है, इसकी बधाई दूंगा। तीसरी बधाई दूंगा कि आने वाले 300 साल तक का बढ़ती हुई आबादी, और परिसीमन आयोग ने अगर कभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़ाई, क्योंकि 52 के इलेक्शन में 542 MP थे और 24 के इलेक्शन में भी 542, 3 लाख की लोकसभा होती थी जो 30-30 लाख तक पहुंच गई है। तो निश्चित तौर से ये इसमें सांसदों की संख्या बढ़ेगी। तो हाईटेक है बहुत कि आज के ज़माने में अब तो पेपरलेस वो कर दी है। दूसरा, माइक वाइक बहुत अच्छे हैं, दूसरा कंफर्टेबल बहुत है। अभी लोकसभा में जब मैं पहली बार MP बना था, स्वाभाविक बात है, आई वॉज जूनियर 26 साल पहले, तो पीछे बैठते थे उसी हिसाब में। तो 16 लोगों की वो लो है, 8वें नंबर का MP उठता है तो 8 लोगों को अपने माइक्रोफोन निकालने पड़ते थे अथवा उठना पड़ता, तो बहुत कंफर्टेबल है। और फुली एयर कंडीशन है, सेंट्रल एयर कंडीशन है। तो बधाई कम समय में बनाई, बधाई बहुत हाईटेक बनाई। तीसरा, फेडरल सिस्टम उसमें रखा है। चौथा, पुरानी और नई संस्कृति का सम्मान किया गया है। दूसरा, आने वाले 300 साल का इंतजाम। ऐसे शेरशाह सूरी ने कभी सड़क बनाई होगी GT रोड, तो जैसे आज विरोध लोग कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने कहा होगा हमारे गेहूं खराब कर दिया, चना खराब कर दिया, लेकिन आज वही GT रोड हमारी लाइफ लाइन है। तो ये पार्लियामेंट में जब कोई हाईटेक वायरिंग करनी पड़ती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। तो मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। दिन बहुत अच्छा ना, वीर सावरकर ने अपनी जवानी के बेहतरीन 20 साल इस देश में आज़ादी लाने के लिए और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए, और लोकतंत्र का मंदिर ही पार्लियामेंट है, लाने के लिए काला पानी हुआ था। तो आज उनके जन्मदिन पर यह राष्ट्र को समर्पित किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। G20 का मतलब है लगभग विश्व की बड़ी इकोनॉमी पर की अध्यक्षता हम कर रहे हैं, और आपकी सीरीज़ भी एक बड़े देशों को इंटरनेशनल, और जैसा मोदी ने कहा कि हमें इंटरनेशनल मीडिया बनना पड़ेगा, इसके पहले वो हमारे यहाँ घुसें, हमें उनके राष्ट्र में जाना चाहिए, और हमें अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, उत्पादन, हमारी स्वच्छता, इसका आपके माध्यम से हम विश्व को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।
तो कवि का मतलब है साहित्य, साहित्य का मतलब होता है मीडिया और अखबार। मैं एशिया वन मैगजीन को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, और ख़ास तौर से बिजनेस के मामले में, हेल्थ के मामले में और अन्य सभी समसामयिक विषय जिसको कहते हैं उनको लेकर के आप मैगजीन में छापते भी हैं, लोगों को दिखाते भी हैं, और जो लोग जिनकी सक्सेस स्टोरी होती है उनको दिखाते हैं, जो रोल मॉडल ऑफ द बिजनेस के हों या अन्य क्षेत्र के लीडरशिप के हों, उद्योगपति हों या चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ हो, उनको आप अपने यहाँ अपनी मैगजीन में दिखा करके लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है। तो एशिया वन मैगजीन को धन्यवाद।